आज मैं आपके सामने वर्ग दसम का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले अध्याय को हमने देखा और आज हमारा चैप्टर है सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सत्ता में भागीदारी क्या है। जैसा कि हम लोग को पता है कि भागीदारी का मतलब होता है कि जो शासन व्यवस्था है उसमें जनता का भी इन्वॉल्वमेंट हो। चूँकि लोकतंत्र की खूबसूरती ही है, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को बड़े ही अच्छे ढंग से डिफाइन किया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित शासन प्रणाली होती है। तो इसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यक है। और जब सत्ता के अंदर यानी जो शासन व्यवस्था है इसमें जनता का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो लोकतंत्र सफल होगा। तो सत्ता में भागीदारी का अभिप्राय क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि नागरिकों के द्वारा सरकारी काम काज में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना ही सत्ता में भागीदारी कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता क्यों है। तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता दो कारणों से है। पहला जो हमारा कारण है कि अधिक से अधिक लोगों तक तथा समूहों को शासन व्यवस्था से जोड़ना ताकि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो सके, ये पहला कारण हुआ। और दूसरा कारण कहता है कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए लोकतंत्र के अंदर सत्ता में भागीदारी आवश्यक है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हो सके, लोकतंत्र में अस्थायित्व बना रहे। अब जो हमारा ये चैप्टर है इसके अंदर सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली के संदर्भ में कई सारे एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। इन एग्जाम्पल में बेल्जियम का एक उदाहरण दिया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से बेल्जियम एक छोटा सा देश है जहाँ की आबादी करीब 1 करोड़ है और यहाँ लगभग 3 भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। एक डच भाषी लोग हैं, दूसरे फ्रेंच भाषी हैं और तीसरी की जो संख्या है वो जर्मन भाषी है। तो डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी। तो जर्मन भाषी की आबादी काफ़ी कम है, लगभग 1% है, जबकि डच और फ्रेंच लगभग बराबर है, लेकिन ज़्यादातर आबादी डच भाषियों की है। तो वहाँ पे इन 3 भाषा वाले लोगों के बीच आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई कि अधिकार की बात आने लगी कि किनकी लोकतंत्र के अंदर ज़्यादा हिस्सेदारी होगा। तो इनमें एक प्रकार का टकराव उत्पन्न होने लगा। तो वहाँ का जो गवर्नेंस था, सरकार थी, वो इस मसले को बड़े अच्छे ढंग से सुलझाया और उन्होंने एक मर्चेटिम नाम का एक शहर है बेल्जियम के अंदर, जहाँ पे क्या था कि फ्रेंच, वहाँ के स्कूलों में फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। तो उन्होंने इस भाषा पे रोक लगा दिया कि नहीं, किसी खास भाषा को अवसर प्रदान करना, उसको अथॉरिटी बनाना ये ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने वहाँ पे अवसर की समानता दे दिया कि जो भी लोग हैं वे किसी भी भाषा को बोलने की उनकी स्वच्छंदता है। वहाँ किसी भाषा के रोक टोक को हटा दिया गया। इस प्रकार से सब लोगों ने बड़े ही आसानी से इसको गले लगाया और बेल्जियम ने सबसे अच्छा सत्ता में भागीदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया। एक दूसरा उदाहरण है हमारे पास श्रीलंका का। तो श्रीलंका में मूलतः तमिल और सिंहली, ये 2 भाषा के लोग वहाँ पे निवास करते हैं। तो सिंहली जो आबादी वाले लोग हैं ये बहुसंख्यक है और तमिल जो है वो अल्पसंख्यक है। तो सिंहली आबादी जो बहुसंख्यक है तो वहाँ पे उनकी सत्ता के अंदर ज़्यादा हिस्सेदारी है और तमिलों को वहाँ माइनॉरिटी के अंदर रखा गया, अल्पसंख्यक के अंदर रखा गया है और उनकी हिस्सेदारी का हनन किया गया है। तो इस वजह से सिंहली और तमिलों के साथ हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है और इससे श्रीलंका हमेशा जूझता रहता है। सिंहली और तमिल के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता है। इस वजह से वहाँ टकराव रहता है। अप्रैल 2009 में श्रीलंका सरकार के विद्रोही संगठन लिट्टे है जो तमिलों का समर्थक है और तमिल समर्थकों का ग्रुप ही लिट्टे कहलाता है, जिसको वहाँ पे सैन्य कार्रवाई के द्वारा लिट्टे को कुचलने का काम किया गया और स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई, भयावह हो गई।
तो इस स्थिति से एक उदाहरण हमने बेल्जियम का देखा, जहां पे सत्ता में भागीदारी का अवसर देकर के टकराव की स्थिति को दूर कर दिया गया। लेकिन वही दूसरा स्थिति था श्रीलंका का, जहां पे भाषाई विविधता को अपना करके वहां संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी गई। तो ये दो चीजों को हमने देखा। अब हम अपने देश की बात करते हैं, भारत का। हमारा देश एक बहुभाषी देश है और ये इसकी आबादी भी काफ़ी अधिक है। तो बहुसंख्य आबादी वाला देश, एक विशाल जनसंख्या वाला देश, जहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाई के लोग निवास करते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो यहाँ पे हमने, हमारे देश की गवर्नमेंट ने, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमने अवसर की समानता को गले लगाया। अवसर की समानता को गले लगा करके भारत में विभिन्नता में एकता, विविधता में एकता को गले लगा करके किसी भी प्रकार का संघर्ष और टकराव से भारत को बचा लिया गया। तो इस प्रकार से बेल्जियम, जहां सत्ता में भागीदारी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है, वहीं श्रीलंका इसके विपरीत जो है गृह युद्ध की स्थिति वहां पे उत्पन्न होती है और भारत में अवसर की समानता को देकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सत्ता में भागीदारी चल रही है। अब यहाँ पे है कि सत्ता में भागीदारी के कितने रूप। तो आपके जो अध्याय है, चैप्टर है, इसके अनुसार से सत्ता में भागीदारी के 4 रूपों की चर्चा की गई है। जो पहला है उसके अनुसार है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन। सरकार के विभिन्न अंग, अब जब सरकार के अंगों की बात की जाती है तो हम लोग को पता है कि सरकार के अंगों का पृथक्करण किया गया है और इसके अंदर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आते हैं। ये 7-8 से आप पढ़ रहे हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका जिसका काम है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका कानून इम्प्लीमेंट करती है और न्यायपालिका कानून के उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। तो इस तरह से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अंदर अलग अलग शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर या पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको कह सकते हैं। शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया और सभी अपने अपने जगह पे कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे का सम्मान भी कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया सत्ता में भागीदारी का प्रथम रूप। दूसरा है विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन। क्योंकि हम लोग जब अपने देश की बात करते हैं तो यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और प्रांत स्तर पे। तो केंद्र स्तर पे संघ सरकार, राज्य स्तर पे राज्य सरकार, और जब हम बात करते हैं निचले स्तर पे तो वहाँ पे पंचायती राज्य व्यवस्था आता है। तो यहाँ पे अलग शासन पद्धति है। इन तीनों के अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। केंद्र सरकार के अलग अधिकार क्षेत्र हैं, राज्य सरकार अपने दायरे में काम करती है और पंचायती राज्य व्यवस्था के अंदर भी उनके अपने अधिकार हैं जिसके अंदर वो काम करते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन करके सत्ता में भागीदारी की प्रणाली को विकसित किया गया। तीसरा है विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन। हम देख रहे हैं हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। समुदाय यानी जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के अंदर कुछ ऐसे वर्ग थे जो वंचित वर्ग थे। महिलाओं को अवसर की समानता दी गई, आरक्षण रिजर्वेशन प्रोवाइड करके उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया गया। तो इस आधार पर भी वहां लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर इनको क्या किया गया, तो सत्ता में इनको भी भागीदारी प्रदान की गई और अपने अधिकार क्षेत्र का ये सम्मान करें, इसका इनको पूरा मौका दिया गया। इसी तरह से आगे है गैर सरकारी संस्थाओं में भी सत्ता का विभाजन। तो इस तरह से 4 रूप हैं सत्ता में भागीदारी की। एक बार फिर से सुन लीजिए, सत्ता में भागीदारी के 4 रूप। सबसे पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन। अंग कितने हैं? 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। दूसरा है विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन, यानी संघ सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज्य व्यवस्था। तीसरा है विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन और चौथा है गैर सरकारी संस्थाओं के बीच सत्ता का विभाजन। इस प्रकार से सत्ता में भागीदारी की गई और यह चैप्टर काफी छोटा था। इस चैप्टर के अंदर इतना ही। आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जैसे कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित हुई, तो मैंने अभी बताया कि बेल्जियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, इसका उत्तर है कि ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। दूसरा है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में।
तीसरा प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, और चौथा इन सभी में। तो निश्चित तौर पर सत्ता की भागीदारी सबों में आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ, यानी इन सभी में। अगला, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? तो आपको मर्चटेम, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो है मर्चटेम के अंदर रोक लगा दी गई थी। अगला है कि सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? तो सत्ता में भागीदारी का जो सही लाभ है कि विभिन्न समुदाय के बीच जो टकराव की स्थिति होती है वो स्थिति क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो टकराव की स्थिति से बचना है ना? तो ये सत्ता में भागीदारी का एक रूप है, जैसे कि हमने देखा श्रीलंका के अंदर सिंघली और तमिलों के बीच सत्ता में टकराव होता है, जो यहाँ पे नहीं हो सकता। अगला, बेल्जियम में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया, यह उसकी खूबसूरती, यानी इसका ऑप्शन ग हो गया। अगला, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी से संबंधित सही कथन क्या है? तो श्रीलंका के अंदर क्या हुआ कि सरकार की नीतियों द्वारा सिंघली भाषी बहुसंख्यकों पर प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया, जिसके कारण वहां पे टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसका सही आंसर हो गया घ। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें पहला प्रश्न है कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, तो वहाँ हो जाएगा विधायिका और न्यायपालिका। इस तरह से चैप्टर जो है समाप्त हुआ। काफ़ी छोटा चैप्टर था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आप जो है हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। धन्यवाद।